नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल ज़िंदगी संवर जाएगी स्पेशल क्लासेस में मैं ललित कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने क्लास 11th के पहला चैप्टर समुच्चय शुरू किया था। समुच्चय में कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। आज मैं उसके आगे कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, तो आप इस इम्पॉर्टेंट बेसिक चैप्टर पे कृपया ध्यान दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि हम लोग क्लास 11 सेट समुच्चय का आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में सबसे पहले हम जानेंगे समुच्चय की परिभाषा, कि समुच्चय कहते किसको है, समुच्चय कहते किसको हैं, इसकी परिभाषा जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वस्तुओं का सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। अगर कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं तो उनके लिए भी इंग्लिश में परिभाषा बता देता हूँ। ए वेल डिफाइंड collection of objects called that sets। तो ये हो गई हमारी समुच्चय की परिभाषा। तो अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें उसमें जानना होता है कि समुच्चय कैसे पहचानेंगे कि समुच्चय हमारा सुपरिभाषित है या अपरिभाषित है। तो इसके लिए हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं कि इन्हें कैसे जानेंगे कि हमारा समुच्चय सुपरिभाषित है या अपरिभाषित। तो सबसे पहले हम आपको सुपरिभाषित समुच्चय के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? सुपरिभाषित के बारे में। सुपरिभाषित समुच्चय सुपरिभाषित समुच्चय में जैसे कह दिया जाए, पहला नंबर सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह। 7 दिनों का संग्रह, सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह एक प्रकार का हमारा सुपरिभाषित समुच्चय है। कैसा है? सुपरिभाषित समुच्चय है, यानी कलेक्शन ऑफ डेज इन ए वीक। कलेक्शन ऑफ डेज इन ए वीक, यह हमारा सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड समुच्चय है। कैसे? कि मान लीजिए कि 7 दिनों का संग्रह क्या होगा? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो ये क्या है? सुपरिभाषित समुच्चय। अगर कह दिया जाए सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, जनवरी, फरवरी, शनि,
तो ये हमारा समुच्चय सुपरिभाषित नहीं, इसकी कोई परिभाषा नहीं, क्योंकि वो एक महीने का नाम, कुछ महीनों का नाम उस संग्रह में आ गया, तो ये हमारा सुपरिभाषित समुच्चय नहीं। सुपरिभाषित समुच्चय वही होते हैं जिनकी कुछ परिभाषा हो, जिनकी कुछ परिभाषा हो। जैसे दूसरा नंबर, भारत के सभी राज्यों का संग्रह, सभी राज्यों का संग्रह, भारत के सभी राज्यों का संग्रह। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया। ऑफ इंडिया। जैसे तीसरा नंबर, भारत की नदियों का संग्रह, भारत की नदियों का संग्रह, यानी कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। जैसे चौथा नंबर, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का संग्रह। ये भी हमारा जो समुच्चय है ये कैसा है, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, यानी कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो राइटिंग पे विशेष ध्यान मत दीजिएगा, समझने पर ज़्यादा जोर दीजिएगा आप लोग। चलिए, उसी प्रकार जैसे पांचवा नंबर, एक और वेल डिफाइंड समुच्चय देख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर, कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, यानी 210, यानी कहने का मतलब 210 के अभाज्य गुणनखंडों का संग्रह। ये भी जो समुच्चय है हमारा, ये भी कैसा है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जितने समुच्चय यानी संग्रह जो हमने बताया आपको, ये हमारे वेल डिफाइंड हैं। कैसे हैं, वेल डिफाइंड।
जो सुपरिभाषित समुच्चय के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि अपरिभाषित समुच्चय क्या होते हैं। अपरिभाषित समुच्चय, तो मान लीजिए जैसे आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में बोल दिया जाए कि कक्षा के 40 बच्चों में 10 बुद्धिमान बच्चों का संग्रह। तो बुद्धिमान शब्द जो है उसमें बच्चों को छांटा नहीं जा सकता, वेल डिफाइंड नहीं किया जा सकता, सुपरिभाषित नहीं है बुद्धिमान चीज। बुद्धिमान शब्द जो अवयव है वो सुपरिभाषित नहीं है। तो इस प्रकार का जो समुच्चय होगा, मान लीजिए विनोद बुद्धिमान है और फिर उसके बाद सुरेश उससे कम बुद्धिमान है, तो ऐसा समुच्चय वेल डिफाइंड के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे मैं आपको समझा दूं कि वेल डिफाइंड क्या है, वेल नॉन वेल डिफाइंड समुच्चय क्या है। जैसे भारत के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह या समूह बोल सकते हैं। यानी ये जो समुच्चय हमारा ये कैसा है, ये समुच्चय हमारा नॉन वेल डिफाइंड है, यानी अपरिभाषित समुच्चय के अंतर्गत आता है भारत के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। और जैसे कह दिया जाए कक्षा 10 के अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का संग्रह, ये भी जो समुच्चय है हमारा कैसा है, नॉन वेल डिफाइंड है, यानी अपरिभाषित समुच्चय के अंतर्गत आता है। यानी इनकी प्रतिभाशाली की, विख्यात की, बुद्धिमान की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। तो ये जो समुच्चय हमारा ये नॉन वेल डिफाइंड में आएंगे। किसमें? नॉन वेल डिफाइंड में आएंगे। और जो ये समुच्चय हमारे ये समुच्चय हमारे वेल डिफाइंड में आएंगे। किसमें? वेल डिफाइंड में, यानी सुपरिभाषित, और ये नॉन वेल डिफाइंड में यानी असुपरिभाषित। आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए समझते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्या समझते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों का निरूपण। चलिए समुच्चयों का निरूपण समझते हैं कि समुच्चयों का निरूपण कैसे करते हैं, ये चीज जानते हैं।
तो मैं आपको बता दूं, समुच्चय के निरूपण की दो विधियां हैं, यानी दो मेथड्स हैं। दो विधियों के द्वारा समुच्चय का निरूपण किया जा सकता है। एक पहली विधि है हमारी रोस्टर विधि। पहली विधि है रोस्टर विधि, रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, बहुत ही आसान। और इसको हम लिस्ट भी कहते हैं और सारणी विधि भी कहते हैं। लिस्ट मेथड या सारणी विधि भी कहते हैं। और जो दूसरी विधि है हमारी, वो है हमारी सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, यानी इसको हम समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। जहाँ पे ना समझ में आ रहा होगा तो जरूर बताइएगा। इसको हम समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको रोस्टर विधि समझाते हैं। कौन सी विधि? रोस्टर विधि। जैसे कह दिया जाए कभी आपको बयालीस को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। बयालीस को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। तो अब इसको, ये जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं के समुच्चय, इसको रोस्टर विधि में कैसे लिखेंगे? तो रोस्टर विधि में लिखना बहुत ही आसान है। कैपिटल A इक्वल टू, जैसे 42 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर देंगी? जैसे हमारी 1 विभाजित कर देगी, 2 कर देगी, 3 कर देगी, 6 कर देगी, फिर 7 कर देगी, फिर 14 कर देगी, और फिर 21 कर देगी, और फिर 42 स्वयं 42 को विभाजित कर देगी। तो अब ऐसे लिख दिया, और ये जो अवयव लिख दिए इनको कर्ली ब्रैकेट यानी मझला कोष्ठक में बंद कर देंगे। तो यही विधि हमारी रोस्टर विधि कहलाती है। यही विधि हमारी, इस दिए गए कोटेशन को किस विधि में लिख दिया? रोस्टर विधि से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये विधि हमारी रोस्टर विधि कहलाती है। और मैं आपको बता दूं, ये देखिए अभी सीरियल से लिखें, क्रमानुसार लिख सकें। इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। यानी पहले 2 लिख लीजिए, फिर 6 लिख लीजिए, फिर 1 लिख लीजिए, फिर उसके बाद 42 लिख लीजिए, फिर 21 लिख लीजिए, फिर 7 लिख लीजिए, फिर 14। ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन क्रम से लिखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा प्रभावित करता है। और मैं आपको बता दूं कि कभी
रोस्टर विधि में लिखते समय कोई संख्या जैसे 2, 6, 1, 42, 1, 2, 7, 14, अगर ये रिपीट भी हो जाते हैं, अगर ये रिपीट भी हो जाते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये भी मेथड सही है। लेकिन ज़्यादातर इस मेथड का आप लोग प्रयोग करिए जो एक ही चिपा लो, लेकिन ये भी रोस्टर विधि के अंतर्गत ही आता है। तो आशा करता हूँ कि रोस्टर विधि में लिखना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देखिए, जो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए अंक हैं या संख्या है, इनको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं? इनके अंदर वस्तुएं, यानी इनको हम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, अवयव यानी एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, और सदस्य यानी मेंबर भी कह सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। इनको ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखे हुए अवयव हैं, इनको हम एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या सदस्य भी बोल सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं जो हमारा दूसरा मेथड है, तो इसको हम दूसरे मेथड से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किसको? 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं के समुच्चय को हम दूसरे मेथड से कैसे प्रयुक्त कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो उसी प्रकार, ये तो फर्स्ट मेथड था, अब जो बताने वाले हैं वो सेकेंड मेथड, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही ए इक्वल टू, समुच्चय के लिए वही एक चीज मान लेंगे कैपिटल लेटर में हमेशा, कि ए इक्वल टू, अब ये जितने अवयव लिखे हैं इसके अंदर यानी जो भी ये अवयव लिखे हैं, इनको कोई एक शब्द द्वारा, एक स्मॉल अक्षर द्वारा ही उसका प्रतिनिधित्व कर लेंगे। यानी ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स, मान लीजिए ये जो 42 को विभाजित करने वाली संख्याएं, उनके लिए एक प्रतिनिधित्व ले लिया एक्स, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स जो है वो एक्स संख्या, एक्स सच दैट एक्स संख्या 42 को विभाजित करने वाली, 42 को विभाजित करने वाली संख्याएं, और संख्याओं के साथ साथ और एक चीज है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 42 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं। कैसी हैं? प्राकृत संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे इस प्रकार। तो अब यहां तक आप लोग चीजें समझ गए होंगे। तो हमने दोनों विधि बताई आपको, ये तो हमारी हो गई समुच्चय निर्माण विधि, और ये हो गई हमारी रोस्टर विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों विधियां बता दिया। अब दोनों विधियों के बाद हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं।
एग्जाम्पल, जैसे समय बचाने के लिए हमने पहले से एग्जाम्पल लिख रखा है। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखें। हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखें। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, क्लास 8 का एक द्विघात समीकरण हमारे सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेंगे। आपको क्लास 10 में भी हल करना बताया जाता है कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है बराबर 0 है। अब इनके हम मान ज्ञात कर लेते हैं। 2 एक कम 2, 2 में से एक गए 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये तो सभी को आता ही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस का 2 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस का 2, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस का 2 बराबर 0। तो आ जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार x प्लस का 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 2, और एक बार x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर का 1। यानी इसके दो एलिमेंट प्राप्त हुए हमें, एक x बराबर माइनस 2 और x बराबर 1। इस समुच्चय का हल प्राप्त हुए हमें। इस द्विघात समीकरण के दो हल प्राप्त हुए, एक माइनस 2 और 1। तो इसको कुछ नहीं करना, इसको a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट -2, 1 ऐसे बंद कर देंगे। बात समझ गए? तो ये हमारे रोस्टर विधि से इस इक्वेशन का हल यानी द्विघात समीकरण के हल को हमने रोस्टर विधि से प्रदर्शित कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया इन दोनों अवयव को। यही हमारा आंसर रोस्टर विधि द्वारा। और अगर कोई कह दे कि इसको समुच्चय निर्माण विधि द्वारा रिप्रेजेंट करिए, किस विधि द्वारा? समुच्चय निर्माण विधि द्वारा, तो भी बहुत सरल है। सेकंड मेथड देख लीजिए। इसको हम लिख देते a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट यानी मझला कोष्टक x सच दैट x यानी इन दोनों अवयवों का प्रतिनिधित्व कर रहा है x सच दैट x इज सॉल्व ऑफ इक्वेशन सॉल्व ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये हो गई दूसरी विधि से। बात समझ लीजिए। अगर आपको चीज़ें न समझ में आ रहे हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर ये चीज़ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही, आप इसको फिर से रिपीट करिए। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो ये होगा एक एग्जाम्पल। अब आपको दूसरा एग्जाम्पल बता देते हैं। पहले से समय बचाने के लिए हमने एग्जाम्पल लिख रखे हैं। क्वेश्चन है आपका, राइट द सेट x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक एंड x स्क्वायर
इज लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। यानी ये जो हमें दिया गया है ये समुच्चय निर्माण विधि में बताया गया है, समुच्चय निर्माण विधि से बताया गया है कि इसको रोस्टर रूप में लिखिए। क्या बताया गया ये देख लीजिए। कहा गया जो x संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो एक धन पूर्णांक है। वो क्या है? धन पूर्णांक है। और जो हमारी x संख्याओं का जो वर्ग है वो 40 से छोटा है, 40 से छोटा है। तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे? रोस्टर रूप में। तो बहुत ही आसान है। देखो a इक्वल टू 40 से छोटा होना चाहिए, 40 से छोटा। कौन सी? धन पूर्णांकों को रोस्टर विधि में। तो a इक्वल टू 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। अब 7 का हो जाएगा 49, 8 का 64, तो फिर गलत हो जाएगा। हमें धन पूर्णांक लिखने हैं रोस्टर विधि में, लेकिन उनका जो वर्ग हो वो 40 से छोटा हो। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर रोस्टर विधि द्वारा। समझ गए होंगे? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, मैं आपका पूरा सॉल्यूशन सारगर्भित तरीके से दूंगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3, a इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट डॉट। ये रोस्टर विधि में लिखा हुआ है। किस विधि में? रोस्टर विधि में लिखा है। इसको हमको किस रूप में लिखना है? समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर फॉर्म में व्यक्त करना है। तो इसको कैसे करेंगे? बहुत ही आसान। तो आप पहले एक सेंस लगाइए कि वास्तव में रोस्टर विधि में कैसी संख्याएं लिखी हैं। तो आप देखो ये 1 का वर्ग लिखा है, फिर 2 का वर्ग यानी 4 है, फिर 3 का वर्ग यानी 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है। आपको दिख रहा होगा। तो इसको समुच्चय निर्माण विधि में क्या लिख देंगे? a इक्वल टू x जो इन संख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, x सच दैट x एक कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। x एक प्राकृत संख्याओं का वर्ग, संख्याओं का वर्ग है और मझला कोष्ठक में बंद। तो ये हो गया आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे लिखेंगे? a इक्वल टू x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, ऑफ ए नेचुरल नंबर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कि x सच दैट x n स्क्वायर, x सच दैट x बराबर n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब आप ये समझ गए होंगे कि मैंने कैपिटल N क्यों लिखा। कैपिटल N इसलिए लिखा क्योंकि बेटा कैपिटल N नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, कैपिटल N नेचुरल नंबर को डिनोट करना है। अब आप इसी क्रम में और कुछ चीज़ें सीखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस चैप्टर में काम देने वाली है। जैसे कैपिटल N है, कैपिटल N वो प्राकृत संख्याओं को डिनोट करेगा, प्राकृत संख्याओं को डिनोट करेगा। कैपिटल Z है वो पूर्णांक यानी इंटीजर यानी पूर्णांक को डिनोट करेगा। और कैपिटल Q है वो परिमेय संख्या
परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर को डिनोट करेगा। और कैपिटल आर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को डिनोट करने में काम आएगा। कैपिटल जेड प्लस धनात्मक पूर्णांक, किसको? धनात्मक पूर्णांक। कैपिटल जेड माइनस, किसको? ऋणात्मक पूर्णांक। कैपिटल आर प्लस यानी धनात्मक वास्तविक संख्या। इन चीज़ों को डिनोट करेगा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट। यदि आप लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे आपको जो आगे वीडियो बनाए जाएं तो उसके नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। तो जैसा कि आज मैंने आपको समुच्चय चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ाया है, यदि आपको इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें बताई उसमें आपको कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बाकी बच्चे भी अच्छे से चीज़ों को सीख सकें। और अभी ये शुरुआत है, आगे देखिए वीडियो बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है समुच्चय। एक एक चीज़ एक एक गहराई से समझाऊंगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं ललित कुमार सिंह आप लोगों से विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना वायरस से अभी लड़ाई बाकी है।